Good afternoon, ma'am. Good afternoon. क्या आज GSC अटेंडेंस कम रहा है क्या बाकी क्लासेस में भी क्या? नो मैम। तब तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है आज। क्या करें, क्लास स्टार्ट करते हैं। वो ज्वाइन करेंगे बाद में भी आकर के। लास्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम लोग डायरेक्शन में कम्युनिकेशन खत्म हो गया था क्या? यस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मुझे याद है, हो गया था। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है, ये सब हो गया था। मोटिवेशन बचा हुआ था। मोटिवेशन भी आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मोटिवेशन एक्चुअली क्यों क्या होता है। जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको इंस्पायर करना कि वो अपना बेस्ट दे सके। जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए उनकी जो भी पोटेंशियल है उसका वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो मोटिवेशन काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्शन का, क्योंकि अगर ये मिसिंग हो तो हमने देखा था हार्वर्ड थ्योरी में कि आपके एम्प्लॉय काम तो कर लेते हैं, ठीक है ना, वो काम तो किस तरह कर लेते हैं, बट दे आर नॉट डिराइविंग एनी जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है ना? उनको कोई मजा आता है उस काम को करके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? वो किसी तरह मेंटेनेंस लेवल पे कि मेंटेन करते हुए किसी तरह काम को कैरी आउट करते हैं। तो मैनेजर्स का बेसिकली ये भी होता है कि मोटिवेट करिए, इवन इफ द एडवर्स सिचुएशंस है, आपके फेवर में नहीं जा रहा है, रिजल्ट बार बार प्रयास करने पे भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, स्टिल कीप ऑन मोटिवेटिंग, ताकि वो लोग अच्छे से काम करें। तो फिर उसी एडवर्स सिचुएशन को आप कैसे विद द हेल्प ऑफ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज फेवरेबल भी बना सकते हैं। तो यही मेन काम होता है एम्प्लॉयज का, मैनेजर्स का, कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड रखना, मोनोटोनस नहीं होने देना उनको। इसीलिए हम चैलेंजिंग जॉब, इसीलिए हम जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट और इंरिचमेंट की बात करते हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मोटिवेटेड रख सके। ये मोटिवेटेड रखने के बहुत सारे तरीके हैं, फिनेंशियल है, नॉन फिनेंशियल तरीके हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन है। हम सबके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिनेंशियल क्या है, नॉन फिनेंशियल क्या है। आप लोग बताइए, ये इतनी बार ये सब रिपीट हुआ है, अब आप लोग बता सकते हैं व्हाट आर द financial motivations and what are non-financial motivation. बोलो अरिजीत। यस मैम। बोलिए, क्या है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल? सिंपल है, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वही है। क्या है फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन? फाइनेंशियल मोटिवेशन हाँ, ट्राई करो, इट्स इजी, वेरी means companies try to वैरायटी ऑफ पे स्ट्रक्चर्स रखते हैं। मीन्स कि एक फिक्स गोल रखते हैं कि अगर आप इतना रिच करोगे तो आपको इतना पे मिलेगा, जिसकी वजह से बाकी जो रिच नहीं, हाँ, जितना जो लोग रिच नहीं कर पाते उनको एज मोटिवेशन मिलता है कि इवन दे हैव टू वर्क हार्डर टू रिच दैट पे अमाउंट के लिए। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात मोटिवेशन की हमने। और क्या इसके अलावा ma'am. भी कुछ है क्या फाइनेंशियल मोटिवेशन? और उसके बाद
इसके अलावा बताइए कोई। करण आप बताइए। कोई भी बता सकते हैं। इसके अलावा भी है फिनेंशियल मोटिवेशन, एक इंसेंटिव्स बताया अभी अरिजीत ने। इसके अलावा और क्या क्या है जो फिनेंशियल मोटिवेशन के रूप में हम उसको देते हैं एम्प्लॉयज को, उनको मोटिवेट करने के लिए। चुप मत रहो यार, बोनस नहीं है क्या? बोनस है ना, फ्रिंज बेनिफिट्स है ना, उसके बाद बोनस इंसेंटिव्स हो गया, उसके बाद सैलरी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छा परफॉर्म रहा तो नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी इंक्रीमेंट कर देंगे। और मैम ये भी प्रॉफिट फिनेंशियल। शेयरिंग भी, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल सही। शेयर, कभी कभी हम शेयर्स भी देते हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ ESOP, ESOP के फॉर्म में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए ESOP के तहत उनको शेयर्स इशू करते हैं। जितने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को इशू करेंगे उतने शेयर्स के वो क्या हो जाएंगे, ओनरशिप उनके पास आ जाएगा, और वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कभी भी निकाल सकते हैं, उतने शेयर्स को कभी भी उस शेयर के एक्सचेंज में मनी को ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो बहुत सारे प्रमोशन भी एक तरह का, इफ प्रमोशन इज अकम्पनीड विद फिनेंशियल गेन्स और सैलरी हाइक, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का फिनेंशियल मोटिवेशन हो जाएगा। तो अभी समझ में आया क्या क्या है फिनेंशियल मोटिवेशन? रिस्पॉन्ड करो तुम यस लोग। मैम। यस इसके अलावा हाँ, इसके अलावा नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन की बात करें तो क्या है नॉन फिनेंशियल मोटिवेशन? जॉब सिक्योरिटी। बिल्कुल, जॉब सिक्योरिटी है। और एंड मैम जॉब ये सब रोटेशन, रोटेशन पॉलिसी। ठीक है, ये भी है, जहाँ से कुछ ना कुछ वो सीख रहे हैं, एडवांसमेंट, ग्रोथ, उसके बाद रिकॉग्निशन, फिर रिवॉर्ड। दीज आर नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। आपको डायरेक्ट कुछ गेन नहीं हो रहा है, बट यू आर समटाइम्स you are gaining in the form of knowledge, sometimes you are enriching your experience, sometimes you are get rewarded for your performance, not in monetary term but in some other form, right? वो कुछ भी हो सकता है, वो एक सर्टिफिकेट भी हो सकता है एप्रिसिएशन का। तो these are also the way of non financial motivations। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। और इसके अलावा भी और भी है जो हमने एक देखा था, पॉजिटिव मोटिवेशन और एक नेगेटिव मोटिवेशन। तो व्हाट इज पॉजिटिव मोटिवेशन एंड व्हाट इज नेगेटिव मोटिवेशन? अब आप लोग बताइए, हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज के बारे में। इट्स नॉट समथिंग वी आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि नहीं पता है तो ठीक है, नाम बता दीजिए, बोलिए मैम यदि क्या। कोई एम्प्लॉय गलती करता है तो उसकी गलतियों को ना पकड़ के जो उसमें पॉजिटिव है यदि उसके बारे में बोले और ज्यादा कुछ ना बोले कि हाँ चलो नेक्स्ट टाइम से अच्छा ट्राई करना है या नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना है कि चीजें गलत ना हो, तो मैम ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन है। पॉजिटिव मोटिवेशन है, बिल्कुल। कभी कोई काम फियर के डर से, थ्रेट के डर से, वार्निंग के डर से कराया जाता है तो दैट बिकम्स नेगेटिव मोटिवेशन। उस समय उसका रिजल्ट तो मिलता है, पर वो लॉन्ग टर्म में बहुत लंबा नहीं चलता है। नेगेटिव मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब ठीक है, कहीं भी कोई एक चीज अगर सही किया है तो उसको अप्रिसिएट करिए। जब उसको अप्रिसिएट करेगा तो ज्यादा चीजों को वो ठीक करने की कोशिश करेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो इसी को हमने कहा था कि ये है पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है ना? पॉजिटिव मोटिवेशन जहाँ पे आप उनको गलती से भी, उनको उनकी गलती से सीख करके उनको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एंड नवजीत दर्शन इज समबडी इन रोल नंबर 100 लगता है, फर्स्ट है मुझे लगता है क्लास में है। रोल नंबर वगैरह अपडेटेड नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव मोटिवेशन कहेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पता है आपको, अप्रिशिएशन के थ्रू या फिर उसको कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के थ्रू मोटिवेट करना कि आप भी ये कर सकते हैं, व्हाट आर द अदर थिंग्स वी कैन अचीव, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम ट्राई करो। तो इस तरीके से आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन का कुछ पर्पस है। पर्पस देख लेते हैं क्या है।
सबसे पहले टेक इनिशिएटिव, यानी कि आप इसलिए मोटिवेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टीम मेंबर्स के बीच में ताकि वो इनिशिएटिव ले सके। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसको हैंडल करने का उनमें गट्स रहे, करेज रहे, वो खुद से बोले कि यस आई कैन ट्राई माय हैंड्स ओवर दिस। ठीक है, तो इनिशिएटिव के लिए एक प्रिपेयर करना अपने टीम मेंबर्स को एक पर्पस है। फिर टू शो डायनामिज्म एंड क्यूरियोसिटी। डायनामिज्म का मतलब क्या होता है, जो हर तरीके के प्रॉब्लम्स को टैकल करने की जब हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, डायनामिक हो जाते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड जिसको तुम बोल सकते हो। तो इवन टू ये जो मोटिवेशन है, कभी कभी मोटिवेशन हम इसलिए भी नहीं करते कि जो चीज आपको आता है वो तो आप आराम से कर ही रहे हैं। बहुत सारी चीज ऐसे भी जिसमें हो सकता है कि आपको नहीं पता कि ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपको वैसे सिचुएशन से एक्सपोज किया जाता है, वैसे सिचुएशन के साथ डाला जाता है, देन यू विल डिस्कवर दैट आप वो भी कर सकते हैं। तो अपने डायनेमिज्म को शो करने का मौका मिलता है। द क्यूरियोसिटी का जो एलिमेंट होता है, सीखने की जो एक टेंडेंसी होती है, वो सीखने की टेंडेंसी को प्रमोट करता है मोटिवेशन। नेक्स्ट है टू वर्क विलिंगली एंड कोऑपरेटिव। टीम मेंबर्स के साथ कैसे आप अपनी मर्जी से, अपने सपोर्ट से काम करेंगे। ठीक है, और टू वर्क इन अ डिसिप्लिन मैनर। ठीक है, मोटिवेट इसलिए भी करते हैं कि आप आराम से काम करिए, डिसिप्लिन वे में काम करिए, जिससे जो एक्सपेक्टेड है आप वही काम करिए, क्योंकि सही काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, आपका आप पे काम करने की एबिलिटी है लेकिन यू आर नॉट डिसिप्लिन, तो वो फिर प्रॉब्लम होगा। आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, आप अपने सीनियर्स के साथ काम थोड़ा कम करो बट डिसिप्लिन वे में करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर एक भी डिसिप्लिनरी इश्यूज आपके अगेंस्ट अगर बुक हो जाती है, अगर वो आपके अगेंस्ट आ जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है वैसे एम्प्लॉयज को डिफेंड कर पाना या फिर आगे कैरी ऑन कर पाना। ठीक है ना, तो डिसिप्लिनरी इशू ना आए इसलिए भी हम मोटिवेट करते हैं कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। टू टेक इंटरेस्ट इन देयर वर्क। मोटिवेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि एम्प्लॉयज अपने काम में इंटरेस्ट लेकर के काम करें। ठीक है, उनको अपने काम में मजा आए, तभी वो ज्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे। अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा काम थोप दिया जाएगा जिसमें वो है ही नहीं, जो काम वो उनके लिए बना ही नहीं है, तो फिर वो इंटरेस्ट और मोटिवेशन को ही काम करिए। तो मोटिवेट करिए, लेकिन ऐसे काम के लिए जिस फील्ड में वो कॉम्पिटेंट है, जिस फील्ड में वो उनका इंटरेस्ट है। कॉम्पिटेंट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर इंटरेस्ट है तो वो सीख लेगा। ठीक है ना, वो उसको कर लेगा। नेक्स्ट है टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड लॉयल। यस, अगर आप उसके एक भी नेगेटिव पॉइंट को कभी नजरअंदाज करते हैं या फिर उनको उनके निगेटिविटी के बारे में ज्यादा जिक्र दे करके उनके एक भी अगर उनके अंदर क्वालिटीज है, गुण है, तो उसको बताते हैं, तो फिर वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिहेव करने लगते हैं, वो ज्यादा लॉयल हो जाते हैं अपने काम और अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। नेक्स्ट, टू हैव जॉब सेटिस्फैक्शन। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। क्या डिमोटिवेटेड एम्प्लॉय किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्शन वर्क प्लेस पे फील करेगा? if he is demotivated, if he don't like the policy of the organization or don't like the supervisor or anything, any culture, organizational culture से वो बिल्कुल खुश नहीं है, तो क्या ऐसा एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाइड रहेगा? उस जगह पे ज्यादा लंबे समय तक काम करने में इंटरेस्ट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, बिल्कुल नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो उसी काम में मन लगा सकता है जब वहां पे उसको जॉब से सेटिस्फैक्शन मिले। यानी कि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो उसके हिसाब से उसका रैंक होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे आदमी को अगर मैं किसी छोटे मोटे पोजीशन पे डालती हूँ तो उसको नहीं वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस काम को करके जो उसको नॉर्मली मिलता अगर वो अपने लेवल का काम करता तो। राइट, इसीलिए मोटिवेशन जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। And to contribute their best to achieve their personal and organizational objectives. If the employee is motivated, they can achieve both the organizational objectives, the organizational goals, as well as personal goals, individual goals. ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन के बारे में, और ये है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के बारे में। इसके बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमने खत्म भी किया है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन आप ही लोग बताइए। बिल्कुल, मास्लो थ्योरी में जो हम लोगों ने देखा था वही है, बताओ क्या है? प्राइमरी में फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाएगा, लाइक थर्स्ट एंड दिस फूड वगैरह आ जाएगा, शेल्टर वगैरह। हाँ बिल्कुल।
उसके बाद एक और है जो प्राइमरी के अंदर ही एंड मेडिक्लेम। सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स। ठीक है, मेडिक्लेम एग्जांपल है उसका। ठीक है, तो ये सेफ्टी नीड्स उसके अंदर आ जाता है। तो दीज आर द प्राइमरी मोटिव्स, है ना, प्राइमरी नीड्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड देन उसके बाद सेकेंडरी नीड्स, हायर ऑर्डर नीड्स, जिसमें बिलोंगिंगनेस, स्टीम एंड एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट के नीड्स अराइज होते सोशल हैं। नीड्स, सोशल नीड्स के लिए जो होता है दैट बिकम्स, हाँ, सोशल नीड्स वही आया, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, उसी को मैंने कहा। तो ये हमारे जो ये सारे जो नीड्स है वो हमें साइकोलॉजिकल नीड्स या हायर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेट करती है। हो गया, मोटिवेशन इतना ही था। अब उसके बाद लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में भी जानते हैं कि लीडरशिप इज जस्ट नॉट सेइंग और इंस्ट्रक्टिंग योर फॉलोअर्स, जस्ट डूइंग दिस, सेटिंग एग्जांपल एंड देन गाइडलाइंस प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सके। एंड देन आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए। और वो रिस्पेक्ट कब होगा? when you prove yourself, when you do your work of your own, और आप उनको साबित करेंगे कि आप देखो टाइमली कैसे मेंटेन करते हो, पंक्चुअल हो। अगर आप पंक्चुअल नहीं भी है तो आपके अंदर कोई डिसिप्लिनरी, आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता। यू मे बी रोमिंग थ्रू आउट द डिफरेंट प्लेसेस, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि अभी कहाँ थे, नहीं थे, लेकिन फिर भी आप टाइम को एकदम मेंटेन करते हो, टाइम फ्रेमवर्क को मेंटेन करते हो, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हो, जो भी वहाँ का कल्चर है या जो भी वहाँ की पॉलिसी है उसको फॉलो करते हो। तो आप जब ये सब फॉलो करते हो एज ए लीडर या एज ए मैनेजर, तो समहाउ यू प्रमोट द सेम कल्चर अमॉन्ग योर टीम मेंबर्स, कि वो भी आपके से वो सब सीखे और आपको देख करके वो सब काम करे, राइट। तो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रेंज है, राइट फ्रॉम कहते हैं ऑटोक्रेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल और बहुत ज्यादा टाइट सुपरविजन के अंदर काम होता है। एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड और हर चीज पर, हर मूव पे ध्यान दिया जाता है। वही एक नेक्स्ट एक दूसरा एक्सट्रीम है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव अप्रोच या फिर कंप्लीट फ्रीडम दे देना, ठीक है ना, एकदम कंसल्टेटिव पार्टिसिपेटिव से भी एक लिमिट ऊपर, और एकदम कंप्लीट आपको फ्रीडम दे देना कि आपको जैसे मन होता है वैसे आप इसको काम करिए, बस हमें टाइम पर आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि ये काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ। इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में ये एक्सट्रीम जो ऑटोक्रेटिक अप्रोच है और जो दूसरा एक एंड है लेजिस्लेटिव अप्रोच, उस दोनों के बीच में बहुत सारे 6-7 अलग अलग लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं और होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अपने फिलॉसफी के हिसाब से यूज करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसा टूल है मैनेजर के पास लीडरशिप का कि उससे वो कैसे भी वर्कर से, किसी भी तरह के तरीके के एटीट्यूड वाले वर्कर से क्या कर सकता है, उनके बिहेवियर को, उनके एटीट्यूड को मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है, और वर्क ऑर्गेनाइजेशन के फेवरेबल उनका बिहेवियर हो उससे उसको ट्रांसफर कर सकता है। वो अपने बिहेवियर को चेंज करके ऑर्गेनाइजेशनल में कैसे उसकी बिहेवियर बेनिफिशियल हो सकती है उसमें उसको ढाल सकता है विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप। निखिल वेटिंग में है। ठीक है, तो मेन इसका पर्पस है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे अपने जो आपके टीम मेंबर्स हैं या जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उनके अंदर इनिशिएटिव, टीम स्पिरिट, इनिशिएटिव लेने का जो क्वालिटी है वो इम्बाइब करते हैं, और उनमें कोऑपरेशन आता है टुवर्ड्स द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है। हो गया, ये लीडरशिप भी हो गया और मोटिवेशन भी हो गया। ये चूंकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं हमें पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली हम लोग पीपीएम पढ़ रहे हैं, लीडरशिप वगैरह ओबी का मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। एंड आई डोंट थिंक आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ना होगा आगे। मुझे नहीं लगता एचआर के अब कोई भी तुम लोगों को होगा कोई टॉपिक आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब ये समरी में वही है पूरा, जो चारों फंक्शंस है डायरेक्शंस के लिए,
important functions like supervision, motivation, leadership, communication, वो सब कैसे आता है, सबका इंटीग्रेशन अगर कर दो तो ही डायरेक्शन कंप्लीट हो सकता है। और अगर इसमें कुछ भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये डायरेक्शन स्टार्ट क्यों किया जाता है डायरेक्शन, ताकि एक्शन को इनिशिएट किया जा सके, काम को करवाया जा सके और किया जा सके, एंड देन एक्चुअल वर्क आपका काम शुरू होता है डायरेक्शन के साथ ही। अभी तक जो आपने ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, प्लानिंग की, these all are the preparation phase which direction you start performing that particular duty। ठीक है, तो डायरेक्शन से काम का इनिशिएशन शुरू होता है, एंड देन नेक्स्ट जो है वो क्या है आप लोग बताइए। इसके बाद जो आएगा वो कंट्रोलिंग आएगा। ठीक है, तो कंट्रोलिंग का मैं शेयर करती हूँ, कंट्रोलिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें डायरेक्शन में किसी को कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है? कोई कंफ्यूजन नहीं? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं, लास्ट है वही। कंट्रोलिंग यानी दिखाना। Got it. लगता है बहुत आगे पीछे चले गए। ठीक है, तुम लोग बताओ कंट्रोलिंग क्या होता है, मेन पर्पस क्या है कंट्रोलिंग का? मैम डेविएशन जो हमारा गोल है उससे डेविएट होने से बचाना। बिल्कुल, डिजायर्ड गोल और एक्चुअल गोल के बीच में जो डेविएशन है उस डेविएशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जो कंट्रोलिंग का मेन पर्पस है, कंट्रोलिंग का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि डिजायर टू रिड्यूस, टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द एक्चुअल गोल एंड द डिजायर्ड गोल। इसके बीच में अगर एक तो कोई डेविएशन आने नहीं देना है, और अगर आता है तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है आप उसके, अगर एकदम ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाए तो अगर आपका 90% है आपका डिजायर्ड गोल, तो आप कम से कम 80-85% तक कैसे रह सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। प्लस माइनस इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, प्लस 5-5 इतना तक डेविएशन हर जगह चलता है, एक्सेप्टेबल है। तो आप उसको कैसे एक एक्सेप्टेबल क्या कहते हैं सर्कल के अंदर कैसे आप उसको रख सकते हो, दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग मीन्स। तो कंट्रोलिंग क्या सारे एक्टिविटीज करने के बाद आता है कंट्रोलिंग का काम? बोलो जरा सोच के। ये प्लानिंग के साथ में स्टार्ट होता है मैम। बिल्कुल, जब आप प्लान करते हैं और आप जब प्लान के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं तो एवरी स्टेप जहां जहां आपने कुछ भी काम किया, यू कैन कीप चेक कि क्या आपका प्लान इस समय में आज 10 दिन बीता है और आपके प्लान में 10 दिन के हिसाब से जितना आपको अचीव करना था उतना आपने अचीव कर लिया, उसको एक्सीड कर लिया, या उससे कम हुआ तो कितना कम हुआ और कितना ज्यादा मेहनत करके आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो एक्चुअल प्रोग्रेस को चेक करना और ये देखना कि हम इससे एक्चुअल प्रोग्रेस से कितना डेविएट हो गए या फिर हम कितना पास में है, ताकि हम उस मिस्टेक्स को करेक्टिव मेजर्स लेते हुए समय पे ही उसको रोक लें और आगे से उसको रिपीट ना करें।
ठीक है, ये जो कंट्रोलिंग है वो हर जगह हर एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मटेरियल कॉस्ट, एचआर, कहीं पे भी हो, यू हैव टू कंट्रोल। ठीक है ना। नेक्स्ट फिलिप कोटलर ने इसको कैसे डिफाइन किया है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। हमने भी यही बात कहा कि जैसे आपका एक्चुअल और आपका डिजायर्ड रिजल्ट कितना आसपास रह सके, इसी को इंश्योर करना कंट्रोलिंग कहलाएगा। Another definition by Rose and O'Donnell is as the measurement, controlling is as the measurement and correction of performance of activities of subordinates, यानी कि subordinates के प्रयास को, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करना एंड टाइमली करेक्शंस देना। क्यों? ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि एंटरप्राइजेस विल अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान जैसा कि डिवाइस हुआ था, जैसा कि हमने बनाया था, उसको एज इट इज हमने अकम्प्लिश किया, एज इट इज हमने अचीव किया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम लोग कंट्रोलिंग। ठीक है ना। नाउ कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, वी हैव सीन फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शन। फंडामेंटल है, वेरीफाइड प्रोसेस है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं आप इस कंट्रोलिंग फंक्शंस को। जैसे प्लानिंग द फंडामेंटल एंड परवेसिव, वैसे ही कंट्रोलिंग भी होगा जो फंडामेंटल मैनेजरियल फंक्शंस है और साथ ही ये परवेसिव भी है। परवेसिव अगेन एवरी लेवल पे, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल कंट्रोल देयर फंक्शन व्हाट एवर देयर, उनके अपने सर्कल में, उनके अपने परिधि में जितना भी काम आता है उसको वो क्या कर सकते हैं, वहां पे वो कंट्रोल टूल्स को, कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई कर सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट जब कंट्रोल करेगी तो वो क्या करेगी, वो अपने टास्क को यानी प्लान, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन ऐसे करेगी ताकि वो कंट्रोल वे में हर जगह उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेगी तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगी कि अगर कोई मर्जर, एक्विजिशन या कोई भी स्ट्रैटेजिक मूव कोई उनके जैसा कि उनका डिजायर्ड प्लान था उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेगी तो वो अपने एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होगा वो ऑपरेशनल होगा। ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसलिए आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ सिर्फ पॉइंट्स लिखे थे। नेक्स्ट है इसका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज every time you initiate one work, you finish that task and then again you initiate another work. तो जैसे कि एक काम का हर एक स्टेज में आप कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हो, कोई एक लास्ट स्टेज नहीं होता जहाँ एक्सरसाइज करते हो। एट एवरी स्टेज यू एक्सरसाइज लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और उस एक्सरसाइज खत्म होते ही अगेन यू टुक अप द अनदर टास्क, अनदर जॉब एंड देन अगेन वहां पे कंट्रोलिंग शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, अगर आपका वो काम खत्म हो गया है तो लास्ट में भी आपको देखना है कि क्या वो हमारे एक्यूरेट जो हम चाहते थे वैसे हुआ या कुछ डेविएशन है, या इस डेविएशन का क्या हम कोई करेक्टिव मेजर्स लेकर के कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक कंटिन्यूअस